नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग देखने वाले हैं हिंदी के 500 प्रश्नों की ज़बरदस्त सीरीज़ होगी। आपको बता दें, यहाँ पर जो 500 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं 100% यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में आपके काम आने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये वन लाइनर की सीरीज़ होगी। 30 प्रश्नों की सीरीज़ मैं कंटिन्यू दूंगा। 500 क्वेश्चन होंगे, इससे बाहर पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो इस पूरे वीडियो को, पूरी सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन या वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन लाइनर में। वन लाइनर के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन भी उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो पाएगी और आप अपने सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। यहाँ पर हम बात करें तो स्पेशली ये यूपी टेट टारगेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यूपी टेट आप जैसा कि जान चुके हैं कि दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। तो दिसंबर 2020 के लिए आपको यहाँ से तैयार हो जाना है। एक भी वीडियो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और इस पूरे 500 प्रश्नों की सीरीज़ को आप देखिए। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कौन हैं? तो अमीर खुसरो पहले ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना की है। दूसरा आपका प्रश्न है, मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भैया, मांग का सिंदूर पुछ जाने मुहावरे का अर्थ है विधवा हो जाना, जिसे हम वीडो भी कहते हैं। आप जानते होंगे, फिल्में देखते होंगे, तो जब कभी कोई खबर देता है किसी, मतलब उसमें जो भी नायक होते हैं, नायिका होते हैं, कि भाई वो नहीं रहे, तो सबसे पहले क्या करते हैं? चूड़ी फोड़ते हैं और मांग का सिंदूर पोंछ डालते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है, आकर्षण का विलोम क्या है? तो आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। ठीक है, विकर्षण होता है। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, मृग तृष्णा का क्या अर्थ है भैया? तो मृग तृष्णा का अर्थ होता है दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम हो जाना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है भाई, दूर के ढोल सुहावन लागे, जैसा कि आपने सुना होगा। तो उसी तर्ज पे है कि कोई वस्तु दूर से आपको काफ़ी अच्छी लगती है, क्यूट लगती है, भली लगती है, तो यही होता है दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम हो जाना। यही है मृग तृष्णा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पांचवा प्रश्न आपका है, प्राथमिक स्तर पर आप लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? देखिए, यहाँ पर ध्यान देना, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है तो दोस्तों यूपी टेट में नंबर ज़बरदस्त लाने होंगे। तो यहाँ पर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो क्या कहा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर आप लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर वर्तनीगत शुद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय। तो इस पॉइंट को बहुत ही कायदे से ध्यान दीजिएगा। छठवां आपका प्रश्न है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो भैया, भारतीय शब्द विशेषण है, जिसे एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है? विशेषण है। ठीक है, सातवां आपका प्रश्न है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह कथन किसका है? तो ये वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको बाल मनोविज्ञान के मिल सकते हैं, हिंदी में तो कहेंगे भैया ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। आठवां आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक छात्र पढ़ते समय बार बार अटकता है, वह किस बीमारी से पीड़ित है? तो भैया, डिसलेक्सिया है, जिसे हम कहते हैं पठन विकार। आपने पढ़ा होगा, पठन विकार इसे कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पढ़ता है और बीच बीच में अटक जाता है तो क्या है? डिसलेक्सिया या फिर पठन विकार है। आपका नौवां प्रश्न है, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में कौन सा अलंकार है? तो भैया, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, क्या? वर्णों की आवृत्ति, ध्यान देना।
सतत आकलन का उद्देश्य है कि, मतलब कहने का है कि सतत आकलन का उद्देश्य क्या है। तो भैया बच्चे कैसे सीखते हैं यही तो जानना है। सतत यानी लगातार आकलन करके हम यही जानना चाहते हैं कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, 11वां महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। तो भैया ये होता है सीखने को विस्तार देना। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मिस मत करिएगा। 12वां प्रश्न है, किसके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो देखिए भैया यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है। तो ये किसने कहा है, चोम्स्की महोदय ने कहा है। ध्यान दीजिएगा। 13वां आपका प्रश्न है, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए में निपात शब्द हैं। मतलब इसमें निपात क्या है। तो देखिए भाई यहाँ पर तो और ही, ये दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें निपात कहा जाता है। ठीक है, आपका 14 नंबर का प्रश्न है, घर का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों घर का बहुवचन घर ही होता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन और एक वचन बिल्कुल सेम होता है। 15वां प्रश्न है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है। तो ये बल देता है अनुकरण पर, जिसे हम कहते हैं फॉलोइंग। ठीक है, तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पे बल देता है, अनुकरण पर। देखिए भाषा को अनुकरण के द्वारा ही तो सीखा जाता है भाई। जैसे कि आप जानते हैं बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, दोहराता है, उसमें दोहराने की प्रवृत्ति सहसावस्था में जबरदस्त पाई जाती है। आप जो कुछ बोलोगे वही पलट के वो जवाब देता है। इसीलिए बच्चे को सिखाते हैं कि बोलो बेटा माँ या पापा। ठीक है, तो वो वही चीज़ बोलता है। नाउ आपका अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन, तो भैया प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। देखिए यहाँ पर प्रति आ रहा है। ठीक है, उपसर्ग, तो जहाँ पे उपसर्ग आए वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो भैया कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होता है, जिसे आप अंग्रेजी में वर्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वर्क। ठीक, चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। किसने कहा भैया कि भाषा कैसी योग्यता है, अर्जित योग्यता है। तो ये कहा है SL वाइगोत्स्की ने कहा है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वालीन विकार अर्थात ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक, चलिए 20 नंबर है, हिंदी भाषा की वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वर कहा जाता है। ठीक है, और वे ध्वनियाँ जो बिना स्वर के ना बोली जा सके उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो भैया कितने, 52 वर्ण हैं। ठीक, 21 नंबर है, निर्वात का अर्थ क्या है। तो निर्वात का अर्थ होता है हवा वाला। ठीक है, बिना हवा वाला। जैसे मान लीजिए कि भाई ये कोई प्लेस है, यहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं आ सकती, तो इस प्लेस को हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। ठीक है, इस प्लेस को हम निर्वात नाम देंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे कि निर्वात ही एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर ध्वनि भी गमन नहीं कर सकती, यानी कि निर्वात स्थान से ध्वनि नहीं आ जा सकती। या यूँ कह लीजिए कि निर्वात स्थान में कोई बोला जाए तो कुछ कोई सुन नहीं सकता ना, तो आवाज़ जाती है। यही वजह है कि अंतरिक्ष में एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते अंतरिक्ष यात्री। 22 नंबर है, मानव शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। भैया क्या पूछा जा रहा है, भाववाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मानव शब्द का भाववाचक होगा मानवता। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है वैयाकरण। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। 24 नंबर है, चांद का मुंह टेढ़ा। भैया किसका मुंह टेढ़ा,
जो ये चांद है इसी का मुंह कैसा है, टेढ़ा है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है, तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा। अगला आपका प्रश्न है स्वर्ण धूल किसकी रचना है। स्वर्ण धूल यूं कह लीजिए सोने की धूल, भैया सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सोने की धूल। निर्विवाद में कौन सा समास, तो भाई यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या उपसर्ग आ रहा है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको उपसर्ग मिलेगा निर। ठीक है, निर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, 27 नंबर है मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो निपात है। इसके पहले प्रश्न में आपने देखा तो तू, तो और ही दो शब्द निपात थे। ठीक है, 28 नंबर है ना तो नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इस वाक्य का भाव क्या है, तो भैया यहाँ इसका मतलब है काम ना करने का बहाना बना लेना। ठीक है, इसी को कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। दूसरे शब्दों में इसी पे एक बेस्ट मुहावरा है, वो ये है कि नाच न जाने अंगन में टेढ़ा। शायद थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है फिलहाल, लेकिन ये यहाँ पर यही है कि ना नौमन राधा होगी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, 29 नंबर है कृत्रिम का विलोम क्या है, तो भैया कृत्रिम का विलोम होता है नैसर्गिक। ठीक है, अब देखिए कृत्रिम का मतलब आप जानते हैं इसे आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल कहा जाता है, और नैसर्गिक को ही नेचर या नेचुरल कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक होता है। ठीक है, ध्यान देना। 30 नंबर है आपका सोमनाथ किसका उपन्यास है, तो भाई ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है सोमनाथ। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा, ये पूरी सीरीज़ है, कंटिन्यू सीरीज़ है, ज़बरदस्त प्रश्नों की सीरीज़ है। तो यहाँ पर आप मिस करेंगे तो निश्चित ही अपना नुकसान कर बैठेंगे, तो इसलिए आप एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा अभी के अभी, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दिसंबर तक टेट होने तक मैं पूरा एकदम कंप्लीट करवा दूंगा, निश्चित ही आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे हिंदी में, और इसके साथ साथ अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी यहाँ पर आपको मिलेगी। कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, गैप नहीं होगी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।